गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों के दुआ से मैं भी ठीक हूं। आइए आपका स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल रेडी फॉर यूपीएससी पर। इस पर मैं आपको आज यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है और उसके जो पैटर्न है उसके अतिरिक्त यूपीएससी के बारे में जितना कुछ व्याख्यान है सबका हम एक सीक्वेंस से चर्चा करेंगे और यूपीएससी के हर वो पैटर्न को समझेंगे जिसको समझने के लिए हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत ही लंबे समय का सामना करना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आप सभी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कैसे हैं। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। तब बिना टाइम गंवाए आज हम अपना इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और उसके बारे में जानेंगे हर एक वो पहलू जिसको अभी तक जानने में बहुत ही टाइम लगता है किसी भी एस्पिरेंट को और जल्द ही वह समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए, अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होंगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित होता है। बिल्कुल साथियों, इस कोटेशन का यह तात्पर्य है कि हम जिस भी संगति में रहते हैं हमारा गुण, हमारे अंदर की जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे संगति से ही होती है। तो इसीलिए अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार बनाएं कि आप एक बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति हैं। तो अपना कीमती समय किसी के साथ ना बिताए, अपना कीमती समय अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में लगाए और बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क में रहे और जहाँ तक हो सके अच्छी संगति कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात। बिल्कुल वही, जिस संगति में आप रहेंगे उसी संगति में आप ढल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ। लेट्स क्रैक इट। इंतज़ार हुआ ख़त्म, इंतज़ार हुआ ख़त्म। लेट्स स्टार्ट। आज हम जानेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। यूपीएससी सिलेबस के बारे में और क्या पद होते हैं, क्या सैलरी होती है, फॉर्म कब फिल करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या आयु होगी,
क्या फ़ी होंगे होते हैं? और कितने एग्ज़ाम होते हैं? ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये नोटिफिकेशन मैं आपको 2021 का जो है वो नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2022 का नोटिफिकेशन मार्च में निकलता है, प्रीलिम्स से 3 माह पहले में निकलता है, तो अभी नहीं निकला है, तो हम 2021 का नोटिफिकेशन ही लेकर के आए हैं आप सबों के लिए। ऑनलाइन आवेदन मार्च 2021 को शाम 6 बजे तक भरे जा सकते थे। ये 2021 का है भाई, ये 2021 का है। पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 सप्ताह पूर्व ई प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी कि एडमिट कार्ड जो होता है आपका, वो आपको 21 दिन पहले प्रोवाइड करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। ई प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट है। ई प्रवेश पत्र जो आप डाउनलोड कीजिएगा उसका वेबसाइट है upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा, जिससे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं, या डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यहाँ आप इस वेबसाइट से ही आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको डाक के द्वारा नहीं आएगा आपका ई प्रमाण पत्र। तो देखते हैं 2021 में जो वैकेंसी थी, इस पर हम बाद में विस्तार से व्याख्या करेंगे, लेकिन कुछ तथ्य अभी भी जान लेते हैं। जो 2021 में यूपीएससी ने टोटल वैकेंसी दी थी वो 712 थी। 712 थी यूपीएससी। हर किसी का सपना होता है कि हर किसी का सपना होता है कि वो एक दिन कलेक्टर जरूर बने, और कलेक्टर बनने के लिए वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत का ग्रेड ए वाला एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाती है। और ये एग्ज़ाम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न कि एग्ज़ाम है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका उसको सिखा देती है, और उसके बाद ये उसके लिए एक लाइफ की तरह है, जो एक एस्पिरेंट अपने यूपीएससी के बारे में सोचते हैं। यूपीएससी का मुख्य काम क्या है? यूपीएससी का मुख्य काम भारत में केंद्रीय स्तर पर ए ग्रेड की जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाना, यानी कि जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब ऐसा माना जाता है कि जो भारत का सर्वोच्चतम एग्ज़ाम है वो यूपीएससी का ही सीएसई है, क्योंकि यूपीएससी बहुत तरह के एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाती है। उसके बारे में हम विस्तार से तथ्यों को जानेंगे। थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। तो यूपीएससी क्या करती है? ग्रेड ए से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाती है, कंडक्ट करवाती है। और यूपीएससी, हर किसी का सपना होता है कि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जरूर बने अपनी लाइफ में, और उसको बनने के लिए एक हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिल और दिमाग में छाया हुआ रहता है। तो यूपीएससी खास करके एक आईएएस और आईपीएस एग्ज़ामों के लिए
इतना विख्यात है। आगे हम भी देखेंगे। यूपीएससी जो है, ये यूपीएससी कितने तरह के एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाती है? ये भारत में बहुत सारे एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाती है। ये बहुत सारे एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाती है, लेकिन एक आईएएस की जो एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसको बोलते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से यूपीएससी को इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है। यूपीएससी सीडीएस का भी एग्ज़ाम करवाता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, एनडीए का करवाता है, नेवल नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल डिफेंस एग्जामिनेशन, आईईएस का करवाता है। उसके बाद सीएपीएफ का करवाता है, असिस्टेंट कमांडेंट, जिससे सीआरपीएफ सीआईएस बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट बनता है। और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए वही कैंडिडेट प्रिपेयर होंगे या एलिजिबल होंगे जिसने ऑनर्स या कहें तो ग्रेजुएशन एंड आईएससी साइंस से हो। यह वह विद्यार्थी या स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए फिल नहीं कर पाएंगे जो एक आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो। इस बात को अपने जहन दिमाग में रख लीजिए। और सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन को यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी ईएससी को भी करवाती है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। सीएमएससी को करवाती है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन को। सीजीएसई कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह एग्ज़ाम के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल होंगे जो अपना ग्रेजुएशन, एक सेकेंड इरेज करता हूँ इसको, जो अपना ग्रेजुएशन या इंटर बाद साइंस बैकग्राउंड का हो या प्लस ग्रेजुएशन में जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल, प्लीज़ कमेंट इट। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्लीज़। आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल। क्या मैं आपको सही तरीके से सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ? आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है प्रिंस। जिसके फ़ोन में बफर हो रहा है वो अपने फ़ोन को कृपया करके रीस्टार्ट करें या रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश कीजिए क्योंकि यहाँ से नेटवर्क का इशू नहीं है। नहीं नीतीश, कीजिए रिफ़्रेश कीजिए, उसके बाद चलेगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ, कहाँ पे यूपीएससी वो सीजीएसई का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ये जो बच्चा होता है, ये जो स्टूडेंट होता है, वो साइंस बैकग्राउंड का होता है या तो वो जूलॉजी ऑनर्स से, जी हाँ जूलॉजी ऑनर्स जिसका होता है, वो इसको
फिल करने के लिए एलिजिबल होता है, क्योंकि यूपीएससी एक साइंटिस्ट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत, प्लीज़ कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, जो भी अपना डाउट है उसको क्लियर करते चलिए। आज उतना लंबा सेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा सिलेबस पे बेस्ड है। उसके बाद जो भी पैटर्न है यूपीएससी का उसके बारे में पूर्ण व्याख्यान करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जो भी इस सेशन में रह गया है, जो भी बच गया है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इसके लिए आप लोग तनाव मत लीजिएगा, ठीक। प्लीज़ कमेंट कीजिए फटाफट, आप लोग उतना हंसी मजाक मत कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए 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 फोकस होते हैं, ठीक। अब देखते हैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी। जो भी आईएएस ऑफिसर होता है, जो भी आईएएस ऑफिसर होता है, उसका सैलरी क्या होती है। पे लेवल, अगर वो 10 पे लेवल पे है तो उसका बेसिक पे 56,000 से स्टार्ट होता है। जो एएसपी एसडीएम असिस्टेंट कमिश्नर के पद को मिलता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट लवासना जाते हैं, उसको पहले इसी पद के लिए आमंत्रित, पहले इसी पद को पदभार करना पड़ता है, जो कि 1 से 4 साल तक चलती है। 1 से 4 साल तक चलती है। उसके बाद 5 से 8 साल तक उसका जो है 67,700 रुपया हो जाता है। ये जो 56,100 रुपया है, ये बेसिक पे है। अगर भत्ते सबको ऐड कर दिया जाए तो ये 80-85 हज़ार के आसपास आता है। और अगला 5 से 8 साल, अगर 1 से 4 साल ये एडीएम एसडीएम असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे रहे, उसके बाद जब प्रमोशन होती है तो हम जाते हैं एडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सॉरी। उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 67,700 रुपया। यानी कि जो भी स्टूडेंट 22 साल की उम्र में या 23 साल की उम्र में एक आईएएस का पद ग्रहण कर लेता है, तो वो अपने 8वें साल या अब वो अपने 9वें साल या 10वें साल वो एक डीएम, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल के पद को ग्रहण करते हैं। और इसका वेतन होता है बेसिक पे 78,800। अगर इसका भत्ता सबको ऐड कर दिया जाए तो 30-40 हज़ार रुपया अत्यधिक अधिक होता है, ठीक। और उसके बाद प्रमोशन जब होती है तो डीएम स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर और डायरेक्टर बनते हैं, जो कि डीएम का अच्छा पदभार है। इसके लिए बेसिक पे स्केल जो है 1,18,500 है। जब आपको 12 से 13 साल आप असिस्टेंट एसडीएम पद ग्रहण किए हुए हो जाता है और 13 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब आपको डीएम स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर या डायरेक्टर का पद मिलता है। आगे चलिए। और जैसे जैसे प्रमोशन होते जाइएगा तो डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी कम कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, इसका बेसिक पे है 1,44,000।
और उसके बाद आगे जब प्रमोशन होइएगा तो डिविजनल कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी, इसका 1,82,200 रुपया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट या यूपीएससी एस्पिरेंट अपने लाइफ में यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये और ये उसका ख्वाब होता है कि वो अपने लाइफ में बने, क्योंकि आईएएस का सर्वोत्तम पद, यानी कि जो जहाँ पे आईएएस का पद अंत हो जाता है उसको हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो स्टूडेंट 22 साल की उम्र में, या हम कहेंगे 24 साल 25 साल के उम्र में आईएएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है तो उसका या उसकी कैबिनेट सेक्रेटरी एंड स्टेट सेक्रेटरी बनने की पॉसिबिलिटी अत्यधिक हो जाती है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अपने लाइफ में 22 या 23 या 24 या 25 साल तक अपने करियर में वो आईएएस बन जाता है तो वो 37 साल के एक्सपीरियंस के बाद, यानी कि 40 साल का जॉब होता है आईएएस का, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। 40 साल का जॉब में अगर आपको 37 साल का एक्सपीरियंस जो होता है, यानी कि 25 साल तक जो आप 25 साल के अंडर अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका 40 साल हो जाता है और 37 साल में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद ग्रहण करना होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका पद बहुत ही उसके लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो उसका जो बेसिक पे है वो 2.5 लाख है। वो क्या है बेसिक पे? 2.5 लाख। भत्ते सब मिला करके वो 3 लाख से 3,15,000 के आसपास जाती है। उससे यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब अटल बिहारी ये कैबिनेट सेक्रेटरी ये प्रधानमंत्री सेक्रेटरी के से बड़ा पद होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तित्व मानना है कि जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो ये पद अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही हम कह सकते हैं ज़्यादा ताकतवर या पावरफुल थी। लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, हम कह सकते हैं जब से ये न्यू सरकार आई है तो उसमें इस सरकार का बहुमत है और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी छोड़ करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बनना चाहे, क्योंकि इस समय में अगर भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कोई होता है तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा को ये हेल्प करे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक में किसी को डाउट, किसी को कोई परेशानी, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। अगर थोड़ा तनिक भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, आप लोग का कमेंट का जो है रिप्लाई मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट चैट में कमेंट कीजिए। चलिए, नो डाउट नो डाउट। थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू राहुल, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, अभी तक मैं ऐसा नहीं जाना था लेकिन अभी मैं जान रहा हूँ। थैंक यू धन्यवाद। तब ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये जो जॉब प्रोफाइल होती है आईपीएस की, अब आईपीएस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम किसके बारे में बात किए थे? आईएएस की। अब आईपीएस के बारे में बात करते हैं, ठीक। आईपीएस, सॉरी, यहाँ पे जूनियर स्केल होता, यहाँ पे सीनियर स्केल होता, ठीक। जूनियर स्केल, ये जो आईपीएस ऑफिसर जो होता है वो यूपीएससी का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पद है। ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जब स्टार्ट होता है वो डीएसपी से होता है, डीवाईएसपी से। आप लोग जानते होंगे डीवाईएसपी। तो डीवाईएसपी का कार्यकाल 5 साल के बाद, जब ये 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इसको, तो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी बनते हैं, एएसपी बनते हैं। जब इसको 10 साल का अनुभव हो जाता है, इसका पे स्केल देखिए कितना बेसिक पे, 15,600 से 39,000 प्लस ग्रेड पे भत्ते सब मिला करके और सारा है। उसके बाद एबव सुपर टाइम स्केल के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस। आईपीएस का सर्वोच्चतम पद अगर कोई है, आईपीएस का सर्वोच्चतम पद है तो वो है डीजी। कौन सा पद है भाई? कमेंट कीजिए, डीजी। अगर कोई व्यक्ति जो यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहा है, वो अगर 27 से 28 साल की उम्र में भी, 28 साल की उम्र में भी अगर वो सिलेक्शन होता है, उसका आईपीएस में उसका सिलेक्शन होता है, तो उसका पॉसिबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटरी के ज़्यादा होती है, अपेक्षाकृत हम कहेंगे। इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 27 साल के बाद अगर उसको वो सिलेक्ट होता है आईपीएस के लिए, तो वो डीजी के पद के लिए उसका पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। अब परीक्षा का नाम क्या है? परीक्षा का क्या नाम है? परीक्षा का क्या नाम है? सिविल सेवा परीक्षा। आम बोलचाल की भाषा में इसे आईएएस की परीक्षा बोला जाता है। जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, इसको सीएससी के नाम से बोलते हैं, क्योंकि यूपीएससी से बहुत सारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीईएस। तो ये आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है, वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। क्या यूपीएससी सीएससी परीक्षा हर वर्ष होती है?
बिल्कुल हाँ। आप लोग के मन में होता होगा, जो जिसको भी नहीं पता था वो सोचते होंगे कि अदर एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो प्रत्येक साल नहीं होती है, प्रत्येक साल उसका वैकेंसी नहीं होता आता है। लेकिन इस एग्ज़ामिनेशन की खास बात ये है, इसका हर वर्ष एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स है। कोरोना महामारी में भी इसका एग्ज़ाम हुआ है। और उसके बाद अगर इस पे किसी भी व्यक्ति के कारण कोई मामला कोर्ट में जाता है तो सिर्फ उस व्यक्ति का रिजल्ट रोक दिया जाता है, बाकी सबों का दे दिया जाता है रिजल्ट। और उसका बाद में जो निर्णय होता है कोर्ट के हिसाब से, अगर रिजल्ट आएगा तो उसका रिजल्ट देंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं देंगे। लेकिन जो अदर एग्ज़ामिनेशन होते हैं तो वो एक व्यक्ति के कारण, आप लोग जानते होंगे, वो एक व्यक्ति के कारण मामला कोर्ट में फंसा रह गया, मामला कोर्ट में ही है। अब कोर्ट से पास होगा, उसके बाद वैकेंसी की रिन्यूइंग होगी, तब जा कर के कोई पद भार होगा। लेकिन इस एग्ज़ामिनेशन में ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे एसएससी लीजिए, वो ग्रेड 2 का एग्ज़ामिनेशन है, तो उसको हम बोलेंगे, उसका जो एग्ज़ामिनेशन होता है ये यूपीएससी के तरह नहीं। उसका एग्ज़ामिनेशन होता है, उसका डेट फिक्स नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड, उसका डेट फिक्स नहीं रहता है। उसके बाद वो उसका रिजल्ट का कब आना है कब जाना है कोई फिक्स नहीं रहता है। लेकिन इसका सब चीज़, सारा चीज़ फिक्स्ड है। इस परीक्षा के फॉर्म कब निकलते हैं? बिल्कुल सही जवाब। इस परीक्षा के फॉर्म निकलते हैं मार्च में, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 3 माह पहले मार्च में निकलता है। लेकिन मार्च के बाद जून में प्रीलिम्स होती है। इस कोरोना के चलते अब की बार का जो 2021 का एग्ज़ामिनेशन है उसको एक्सटेंड करके 10 अक्टूबर कर दिया है। तो कोई ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, ऐसा अगले बार से नहीं होगा। क्योंकि अब की बार जो कोरोना महामारी है, आप लोग को पता ही होगा कि कितना ये खतरनाक था। आप लोग अपनी सुरक्षा करें, अपने फैमिली का सुरक्षा करें, मास्क लगा करके बाहर निकले, दूसरों से 2 गज की दूरी को बनाए रखें। एग्ज़ाम डेट ये 2021 का एग्ज़ाम डेट है। जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है हम उससे लिए हैं, यूपीएससी का वेबसाइट से। तो वो 27 जून को प्रीलिम्स होना था, लेकिन अभी जो है वो 10 अक्टूबर कर दिया है। तो न्यू डेट जो आया है कोरोना के कारण, 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगी। और अभी मेंस का यानी कि इसके 4 मंथ के बाद, क्या हम कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में मेंस होगा, एंड अगस्त सितंबर के बीच में इसका इंटरव्यू होगा। ठीक, क्योंकि ये पुराना डेट है, इसको याद नहीं रखना। अब देखते हैं कितनी वैकेंसी किन साल में आई। अगर मैं 2011 का बात करूं तो 2011 में 880 वैकेंसी थी। वही 2012 में 1091, 2013 में 1228, 2014 में 1364 सॉरी, और 2015 में 1164, 2016 में 1079, 2017 में 980, 2018 में 782, 2019 में 896। अगर हम कहें तो एक सीक्वेंस के माध्यम से देखिए कितना पद ये जो है
2014 से अभी तक जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, और 2021 में मात्र 712 सीटें हैं। ये जो, मैं किसी पार्टी या किसी सरकार का विरोध नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैं एक व्यक्तित्व के नाते मुझे यह अधिकार है कि मैं वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें आर्टिकल 19 देता है, अनुच्छेद 19, जो कि भारतीय संविधान में उल्लिखित है। वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसका कोई हनन नहीं कर सकता है। हम किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बोलेंगे, किसी विशेष पर्सन के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, किसी एक पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अपना विशेष अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। इसके बारे में पॉलिटी में विशेष चर्चा करेंगे, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस पॉलिटी है, उसमें चर्चा करेंगे, तो तनाव मत लीजिएगा। और 2020 में का वैकेंसी देखिए 796। देखिए अब की बार भी घट गया, बिलो जा रहा है। और 2021 का वैकेंसी 712 है। ये देखिए, ये भी। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होता है। 1 अगस्त को 21 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2021 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किंतु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए 1 अगस्त को। अर्थात उनका जन्म 2 अगस्त 1989 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है यूपीएससी का। ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी। आगे चर्चा करेंगे कितने छूट किसको मिलता है। जनरल को 32 साल तक वो एलिजिबल है, ओबीसी 35 साल तक एलिजिबल है, उसके बाद SC ST 37 साल तक, उसके बाद जनरल PS ओबीसी जो है अन्य कास्ट उसको 42 वर्ष तक। अधिकतम आयु किस तारीख से गिनी जाएगी? 1 अगस्त को आप 32 वर्ष की आयु के न हो, यानी कि 1 अगस्त को आप 32 वर्ष के अगर हो गए तो आपकी अधिकतम आयु हो जाएगी। ठीक, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उस अधिक से अधिक 5 वर्ष अटेम्प्ट, यानी कि 5 वर्ष ज़्यादा वो ले सकता है। यदि अन्य पिछड़ी श्रेणियों में है, अन्य पिछड़ी श्रेणी उम्मीदवारों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक ऐसे उम्मीदवार के लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं। विशेष छूट दिए गए हैं। और दिव्यांग, फौजी, उसके बाद अशांतिग्रस्त क्षेत्र में जो भी फौजी हैं उसको किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षाकर्मियों को अधिक से अधिक 3 वर्ष मिलेंगे। अब फॉर्म फी क्या है? फॉर्म फी जी बिल्कुल, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मात्र फॉर्म फी 100 रुपया है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, मेल कैंडिडेट के लिए। जिन आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा, शुल्क माफी के दावे को छोड़कर उनके तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसका यानी कि पेमेंट नहीं होगा उसका आवेदन को अस्वीकृति कर देगा। क्या मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ, किंतु प्रीलिम परीक्षा होने के बाद यह फॉर्म भरा जा सकता है। अगर आप प्रीलिम्स पास नहीं हैं तो आप ये मेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही एलिजिबल हो सकते हैं।
मेंस के लिए ये 200 रुपया फ़ी है। अब आईएएस का एलिजिबिलिटी, मैक्सिमम एज जनरल के लिए 32 साल है। उसके बाद अटेम्प्ट्स हैं जनरल को 6 अटेम्प्ट है मात्र। ओबीसी का मैक्सिमम आयु 35 साल और उसका अटेम्प्ट जो है 9 वर्ष। 1 सेकेंड में पानी। SC/ST का मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और टिल एज लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे दे सकता है। उसके बाद मैक्सिमम एज 42 साल है। टिल एज लिमिट, जब तक उसका साल पूरा नहीं हो जाता वो तब तक फॉर्म भर सकता है। इसका भी SC/ST का भी जब तक वो उसका एज मैक्सिमम नहीं हो जाता है 37 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में वस्तुतः परीक्षा देता है तो। इसका कहना का तात्पर्य है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो बैठ रहा है, परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा। अगर वो परीक्षा में असफल होता है तो उसको माना जाएगा कि वो ऐसे ट्राई करने के लिए वो एग्ज़ाम में एलिजिबल बैठे थे। यदि ऐसा कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समाप्त होने के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो वह उस सेवा का सदस्य बन जाता है तो वह सिविल सेवा परीक्षा 2021 में बैठने का पात्र नहीं होगा। उसने प्रारंभिक परीक्षा 2021 में अर्हता प्राप्त कर ली है। यानी कि जो भी IAS बन जाते हैं या IAFS बन जाते हैं तो वो सेकेंड बार जो है इस परीक्षा के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो रिजाइन नहीं दे दे। सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता मात्र ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। क्या प्राइवेट में ग्रेजुएशन करने पर भी यह परीक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ, यस। आप इस एग्ज़ाम को तब भी दे सकते हैं चाहे किसी भी बोर्ड से आपका ग्रेजुएशन हो। क्या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के दौरान भी यह परीक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 2023 में पार्ट थर्ड में हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी जिसमें उत्तीर्ण होने पर वो आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परंतु उसे परीक्षा परिणाम की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा उम्मीदवार भी जो ऐसी हर परीक्षा में बैठने का इरादा कर रखता है प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा। ग्रेजुएशन पूरी हो गई है किंतु अभी तक हमारी डिग्री नहीं आई, क्या हम सिविल सेवा परीक्षा देने योग्य हैं? बिल्कुल। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है यानी क्लियर हो चुका है और आपको डिग्री नहीं मिली है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं क्योंकि डिग्री तब मांगी जाती है डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के दौरान करवाने होते हैं, अर्थात हमें इंटरव्यू स्टेज पर अपनी डिग्री की ज़रूरत होती है ना कि पहले। ग्रेजुएशन हो गई है किंतु एज 21 वर्ष नहीं हुई है तो परीक्षा दे सकते हैं? नो, ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन आपका एज 21 वर्ष ही हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जब तक आप 21 वर्ष के लिए का नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। CSE के लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम
प्रतिशत अंक अनिवार्य, सिर्फ पास होना चाहिए, कोई अंक यहाँ पे नहीं है, इस पे सिर्फ पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके साथ हो। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न को। बताइए अभी तक में यहाँ तक जो पढ़े हैं आप लोग को कोई डाउट? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि 10 मिनट और क्लास लेंगे, 10 मिनट के बाद ऑफ कर देंगे क्लास को। फटाफट कमेंट कीजिए, डाउट। हाँ बेटा, जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो इसके लिए एलिजिबल है, बट उसका 21 वर्ष होना चाहिए एज, और उसके बाद अगर वो फाइनल ईयर में है तब भी वो फिल कर सकता है। इसके लिए इसके लिए कोई मार्क नहीं हुए, लेकिन उत्तीर्ण होना चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से हो क्यों ना, ग्रेजुएशन उसका होना चाहिए। और किसी का डाउट कमेंट कीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए। जब तक आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे तब तक आप लोग का हेजिटेशन दूर नहीं होगा। प्लीज़ डाउट कीजिए। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। ठीक, एग्जाम पैटर्न यूपीएससी सीएससी में एग्जाम पैटर्न होता है प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम, ये है प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में है। प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जीएस है, जनरल स्टडी इसको बोला जाता है। ये 200 मार्क का है, ध्यान दीजिएगा, ये 200 मार्क का है। और पेपर 2 सी सेट, ये भी 200 मार्क का है। ये क्वालिफाइंग मार्क है, ये सिलेक्शन डिसाइडिंग, यानी कि आपको इसमें अनिवार्य है कि आप इसके लिए अगर मेंस लिखेंगे तो आप जीएस पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई नहीं है कि आपको उतना कट ऑफ के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन आपको इसमें पास होना चाहिए। मिनिमम तो 28 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं इसमें, इससे सी सेट से, तो आपका सी सेट का क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा तनाव मत लीजिए। अब देखते हैं जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 2 क्या क्या सिलेबस दिया यूपीएससी। करेंट इवेंट्स, जी हाँ, करेंट अफेयर जिसको बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, environment and ecology, biodiversity and climate change, general science, comprehension, interpretation skill, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy class 10th level, data interpretation class 10th level। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? अब आगे मेंस का सिलेबस देखते हैं। जी हाँ, मेंस का जो सिलेबस होता है वो 1750 अंक का होता है। 1750 प्लस प्रीलिम्स 400, कितना हुआ? 5, और उसके बाद इंटरव्यू होता है 250 मार्क का। मेंस में जीएस पेपर 1 होता है 250 मार्क का, जीएस पेपर 2 होता है 250 मार्क का, जीएस पेपर 3 होता है 250 मार्क का, जीएस पेपर 4 होता है 250 मार्क का, एसए जी 250 मार्क का होता है, ऑप्शनल 500 मार्क का होता है, और इंग्लिश कंपलसरी है और लैंग्वेज कंपलसरी है। अगर आप हिंदी से हैं, बोडो से हैं, कोंकणी से हैं, मराठी से हैं, तो वो कंपलसरी है, 300 मार्क का होगा। अब पेपर 1 में देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट को लिया गया है। जीएस
जनरल स्टडीज 1 250 मार्क का होता है, जिसको जीएस पेपर 1 बोलते हैं। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 2 में जनरल स्टडीज, पेपर 2 में जनरल, पेपर 2 250 मार्क का होता है। ये गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको आईआर बोला जाता है। पेपर 3 जनरल स्टडीज 3 250 मार्क का होता है। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं। और जीएस पेपर 4 में 250 मार्क का होता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, मार्क्स क्राइटेरिया एंड जनरल स्टडीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, अब इंटरव्यू 275 मार्क का होता है। वो 2150 था, ये 275, इतना मार्क। इंटरव्यू 275 मार्क का होता है। प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया है, किंतु प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने नहीं गए तो हमारा अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। अगर प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिए और एग्ज़ाम अटेम्प्ट हम नहीं दिए, एग्ज़ाम देने सेंटर पर नहीं गए, तो मेरा अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू। आप लोग इस सेशन को कैसे देखें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा। फटाफट डाउट लीजिए, 3 मिनट डाउट लेंगे, फटाफट डाउट। आप इसके बाद कवर करवाएंगे। पहले सिलेबस तो अच्छे से जान लो। नेक्स्ट वीक में 1 वीक में गाइज, 1 वीक में जो है 1 वीक में 2 क्लास होगी मात्र रेडी फॉर यूपीएससी पर। इसके बाद हम न्यू सिलेबस को देखेंगे। हो सकता है तो जीएस पेपर 1 को स्टार्ट करेंगे। जीएस पेपर 1 को यूनिट 2, 3, 4, 5 को स्टार्ट करेंगे। एक ही सीक्वेंस। अगर आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स मात्र 20% का ही बच जाता है। तो आप 20% आप बुक देख करके भी कर लेते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है प्यारे साथियों, कैसा लगा ये सेशन आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लास्ट में एक बार, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाए रखें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट